नमस्कार। कहानी कलश में आपका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, समकालीन कथा लेखन में सुप्रसिद्ध स्त्री कथाकारों में कुसुम भट्ट का नाम आदर और सम्मान से लिया जाता है। इनकी रचनाएं स्त्री के निर्मम यथार्थ और उसकी सामाजिक नियति को बहुत संवेदनशील और परिपक्व दृष्टि से प्रस्तुत करती हैं, जो कई बार पाठकों को स्तब्ध और उद्वेलित कर देती हैं। 20वीं सदी की नायिका की फागुनी और आग और धुआं के बीच की शिब्बो, खूंट खूंटे कहानी की शिवा और नंदनी, मर गई कोयल की मेधा, ये सभी स्त्री पात्र, जी मैं सही कह रहा हूं, ये सभी स्त्री पात्र कुसुम जी के स्त्री विमर्श को दूर तक ले जाती हैं। आज मैं आपके लिए कुसुम जी की एक महत्वपूर्ण कहानी कोयल मर गई लेकर उपस्थित हुआ हूं, और इसमें लेखिका ने दिखाया है कि किस प्रकार रूढ़िवादी एवं जात पात से बंधा समाज स्त्रियों को दमघोटू वातावरण देता है और उसे यहां तक कि आत्महत्या तक करनी पड़ती है। आइए कहानी सुनते हैं। मर गई कोयल। लेखिका कुसुम भट्ट। मेधा ने दीवार घड़ी देखी। अभी 7 ही बजे थे। इस ठिठुरती ठंड में अलसुबह कौन हो सकता है। धप धप हाथ मार रहा दरवाजे पर। आवाज सुनकर मेधा अलसाई सी उठकर पल भर सोचने लगी। फिर पाँव में स्लीपर डाल घसीटते कदमों से खींचती हुई कुंडी खोलने लगी। यह चपटी नाक वाला कांचा भी न इस कदर ढीठ की बेवक्त मुंह उठाकर आ जाता है। कितनी बार बोल चुकी मेधा कि दोपहर में आया कर कांचा, तभी न बताऊंगी तेरे लायक काम पर कॉलोनी का चौकीदार, जिसे उसने दयावश मुंह लगाकर रखा था। कभी कभार मदद कर देती, उसकी पुराने कपड़े देकर या घर का काम कराते हुए कुछ रुपये थमा देती। इतनी सुबह दरवाजे पर माँ थी। गुड़हल सी आंखें लिए चुपचाप अंदर चली आई। मेधा हैरान। बेटे बहू से फिर खटपट हुई। मेधा माँ के लिए चाय लाई। बच्चे सो रहे थे। बर्फबारी के 2 महीने जब स्कूल भी बंद रहते हैं, माँ को इस ठंड में चैन कहाँ। चाय लाकर वह माँ के हाथ में थमाती, इससे पहले माँ सीधे बेडरूम में जाने लगी चुपचाप। माँ इधर ही बैठते हैं। मेधा हड़बड़ा गई। माँ कमरे की अस्त व्यस्त हालत देख हमेशा की तरह बड़बड़ाना शुरू कर देगी। गांव की लड़कियां इस समय तक जंगल से घास के गट्ठर ला चुकी होंगी। तू कितनी आलसी है मेधा, 7 बजे तक बिस्तर से नहीं उठती। मेधा को याद आता भाइयों को 9 बजे तक भी सोता देख माँ कोमल स्वर में कहती, सोने दो उन्हें, लड़के हैं, अपनी मर्जी के मालिक, जब मन होगा उठेंगे। लेकिन आज माँ ने कुछ नहीं कहा। पारा ठंडा है माँ का। मेधा ने सोचा। चाय को छुआ। गनीमत थी कि गर्म थी हमेशा की तरह। कितनी बार कहा कप में न दे मुझे चाय। माँ के स्वभाव के कारण मेधा माँ से जुड़ाव महसूस न कर सकी, चाहते हुए भी। जब भी देखो मेधा में कुछ न कुछ खोट नजर आती रहे। मेधा की सोच विचारधारा पर अपनी सोच विचारधारा का पत्थर रखती रही बचपन से अब तक। अगर उसे घास ही काटना था तो शहर में क्यों शादी की उसकी। जो कार्य मेधा और उसकी बहनों के लिए जरूरी थे, भाइयों के लिए वही काम तुच्छ होते। मेधा को लगता वह दड़वे के भीतर मुर्गी का चूजा है,
जिसे बाहर निकलते ही हलाल कर दिया जाएगा, या झपट लेगी बिल्ली या कोई और जानवर। अलबत्ता पिता के सामने मेधा हमेशा सहज महसूस करती। पिता के कारण ही वह प्राइमरी टीचर बन सकी थी, जिसका कोई मूल्य माँ की दृष्टि में नहीं था। वह चाहती कि अपनी आमदनी से मेधा छोटे भाइयों की पढ़ाई पर खर्च करे, वे भाई जो किताब से वैर रखते और नशे की चीज़ों से प्यार करते। माँ ने मेधा के प्रश्न का जवाब नहीं दिया, अलबत्ता चाय समाप्त कर उसे गहरी दृष्टि से देखा। मेधा, तू इसी वक्त मेरे साथ चल सकती है? अब सहज थी माँ। मेधा असमंजस में पड़ गई। माँ को क्या हो गया? बच्चे घर में अकेले, अब पति दौरे पर। बल मेधा ही जा सकती है मेरे साथ। माँ ने गहरी उसास भरी। बल, किसने कहा था माँ? मेधा माँ को एकटक ताकने लगी। मेरे वास्ते माँ की संवेदना, वात्सल्य कहाँ सूख जाता है। अपने ही मानस में विचारों का आड़ोलन करने लगी। मैं तुम्हें ही कह रही हूं, श्रीधर और सेतु चाहते हैं, लेकिन जाना कहाँ है माँ? माँ ने लंबी सांस ली। कोयल चली गई। मेधा अपने घर चली गई। खिड़की से बाहर देखते हुए माँ ने अनंत आकाश पर नजर डाली। जब उसे रहना ही नहीं था तो मेरे भुला को। माँ ने आंसू भीतर सोख लिए, तब खिड़की से गर्दन घुमाई। मेधा हतप्रभ बड़ी देर में सहज हुई माँ को देख बल पड़ गए उसके ललाट पर। तो किसने कहा था मामा को कि उसके लिए लड़का न देखो? बड़ी हो गई लड़की, उसकी मनपसंद का लड़का मिल गया, और क्या चाहिए? छोटी जाति का है, पर होगा तो नौकरी। मेधा मां का ध्यान उसके उदंड बेटों की ओर लगाना चाहती थी, जिन्हें मां अपने कलेजे का टुकड़ा कहती। मेधा ने गर्दन घुमाकर मां की आंखों में देखना चाहा। वहां ज्वालामुखी का लावा पिघल रहा था। सच ही कहते हैं मेरे भाई कि मेधा दीदी में अक्ल नाम की चीज है ही नहीं। ओए मूर्ख, भूसा भरा है तेरे दिमाग में। कोयल दुनिया से ही चली गई, कोयल मर गई। मेधा चीर कर ले गई मेरे भुला का कलेजा। कैसे जिएगा मेरा भुला? उसकी सबसे लाडली थी कोयल। मेधा को अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ। ऐसे नहीं हो सकता। 1 साल पहले देखा था उस सांवली ठिगनी युवा होती लड़की को, जिसके आकर्षक सलोने चेहरे पर 2 काली कजरारी बड़ी बड़ी बोलती आंखें थीं और आवाज सचमुच कोयल सी मीठी। मामा ने कहा भी था कि इसका नामकरण 3 वर्ष में किया मैंने। पहले तो इसको हम सब तारा बुलाते थे, लेकिन बाद में लगा कि इसकी मीठी सिर्फ कोयल का ही स्वर हो सकता है। मेहमानों का ख्याल रखती, चिड़िया सी चहक चहक कर ऊपर नीचे दौड़ती। उसकी पीठ पर लंबी मोटी काले बालों की चोटी लहराती। जब वह सुरीली आवाज में पूछती, दीदी आपकी चाय में मीठा कितना डालूं, या नहाने के वास्ते गर्म पानी कर दूं, तब उसकी आंखों को देख कर लगता, इतनी सजल आंखें, इस कदर भाव प्रवण कि कवि इन पर रच दे महाकाव्य। कभी दीदियों लाल चावल के साथ चैसू बना लूं आज। देश में सिलबटें पर पिसा चौसू कहाँ मिलता होगा। मेधा के साथ
उसकी छोटी बहनें मीनू और मीतू भी थीं। तीनों बहनों की तिगड़ी के साथ कोयल भी आ बैठती। तीनों बहनों का बृहद संवेदना से भरा मन और हंसी बंजर जमीन में फूल खिलाने जैसा उन्मुक्त वातावरण छा जाता वहां। वे जाती। शायद इसलिए कोयल बता पाई थी अपने मन की बात, खोल पाई थी गांठ। उसके बीच और मेधा ने ही ज्यादा उकसाया उसे उसके प्रेमी से विवाह करने के लिए। मामा तो कट्टर थे। गांव में भी जातिवाद का जहर चरम सीमा पर था। फिर भी मामा अपनी इस सातवीं बेटी को सबसे ज्यादा चाहते थे। अशोक के विवाह पर गए थे वे सब मां के साथ। उन दिनों मां 7 भाई वीरा बहन जैसी थी। 7 समुद्र पार से आई हो वर्षों बाद जैसे। मां पर शुरू होती मामा की दिनचर्या रात 11 बजे तक समाप्त होती मां पर ही। दीदी अब सो जाओ, मां के पांव छूकर कहते और भुला हो मेरा भुला। मां भी भावुक होकर मामा को ढेरों आशीष देती। खूब फले फूले मेरा भुला, तूने तो मुझे स्वर्ग का सुख दिया, बल ऐसा भुला नसीब से मिलता है। भोर के उजास में अभी शुक्र तारा चमक रहा होता नील गगन पर। मामा परसुकुन की चित्त मां के बिवाई फटे पांवों में मस्तक रखते। दीदी प्रणाम। पांव में चुभन का आभास होते ही मां हड़बड़ा कर पांव खींच लेती। कौन है रे? मामा जोर से कहते। मैं हूं दीदी, तेरा भुला। मां अलस कर बैठ जाती। तो तू है भुला, पर इतनी सुबह उठ क्यों गया तू भुला? मामा के सिर पर हाथ फेरती मां। तुझे तो नींद ठीक से आई ना दीदी? लगा ना कि अपने घर में है तू, उस जगह, उस माटी में जहां तूने जन्म लिया, पली बढ़ी। एक सांस में मामा कह गए सब। मां ने कमरे के चारों कोनों में नजर दौड़ाई। खिड़की से बाहर देखा। झपनीले पेड़ वैसे ही थे वर्षों बाद भी। बगीचा जस का तस। अखरोट का बूढ़ा पेड़ भी जीवित अब तक। मां ने तृप्ति की सांस भरी। हाँ मेरा भुला, वर्षों बाद इतनी मीठी नींद आई। लगा मां बाबा सिरहाने खड़े हैं। मां के साथ मामा भी भावुक हो उठते और मां बाबा की स्मृतियों को पोसते। तभी मामा को याद आता कि चूल्हे पर चाय की केतली चढ़ाकर आए थे। मामा आनन फानन में सीढ़ियां उतरते। मामी टोकती। कोयल के पिताजी चाय सूख गई। फिर कोयल उठती और सबके वास्ते चाय बनाकर लाती। मामा की लड़कियां एक बड़े हॉल में जमीन पर बिस्तर बिछाकर देर तक लेटी रहती। रात भर उनके मरगिल्ले से बच्चे चें पें करते, उन्हें सोने न देते। 5 लड़कियां भरी जवानी में बुढ़ापे की ओर उन्मुख हो गई थी। एक लड़की थी 3 नंबर की जो ठीक ठाक हालत में दिखी, लेकिन उसका मोटा मुस्टंडा दारूबाज पति जिसके हाथ में पौवा ही रहता वह झूमता रहता। वह साढ़ू बिरादरी को सुनाते हुए गुनगुनाता। पीता हूँ, हाँ मैं पीता हूँ, अपनी ही पीता हूँ, अपनी ही खाता हूँ। मामा गर्व से कहते। अपना ट्रैक्टर है जवाई का। शहर में प्लॉट भी लिया है। बल कार लेने की सोच रहा है। बस एक ही ऐब है। दूसरी लड़कियां अपना परिचय देने में हिचकती। पीले रुग्ण चेहरे वाली लड़कियां जिंदगी की चिथड़ी चादर को जाने किस धैर्य से टांके लगा रही थी। मेधा को लगा कि इन लड़कियों को जिंदा कहे कोई या मुर्दा किसे कहे। और इसके बाद
पल पल की मौत कैसे देख पाती हैं ये? पता चल ही गया था कि 2 लड़कियों को टीवी हो गई थी। बेरोजगार पति उस पर लत शराब, बीड़ी, तंबाकू, गुटखा, खैनी। हे प्रभु, क्या होगा इनका? दूर दराज के गांवों में ब्याही लड़कियां सूखे खेतों में दिन भर फसल उगाने की जुगत करती और अंत में भर पेट भी न अन्न मिलता। मामा फौज से रिटायर हुए थे। ग्राम विकास की योजनाएं आईं तो मामा जुट गए आर्थिक संसाधन जुटाने में। मेहनत रंग लाई थी। पहले भी मामा की तनख्वाह और उर्वरक जमीन में इतना तो हो जाता कि ठीक से खा पी सकें। विवाह की अगली सुबह बेटियों को विदा कर दिया गया। जितना बन पड़ा मामा ने बेटियों को दिए तोहफे, साड़ियाँ, आटा, चावल, मिठाई, बच्चों के कपड़े, थोड़े बहुत नगद रुपये भी। पर इससे क्या होता? सिर्फ इतना ही कि लड़कियां रोते रोते भी याचक की मुद्रा में कहती, बस पिताजी, बहुत दे दिया हमें। करुण स्वर में फूटती उनकी रुलाई दूर तक साथ देती। मोड़ से मुड़ मुड़ पीछे देखती। उनका अनकहा शब्द उस आंगन में गिरता जिसे सबके साथ मामा मामी सुनते। भीतर कहीं खरोंच लगती। तभी उन्हें अपने गुदड़ी के लाल नजर आते और वैभव अपना। वे गहरी सांस लेकर आसमान को देखते। लड़कियों का खोटा भाग्य, कोई क्या कर सकता है? मेधा देखती। माँ अपने भुला को तनिक उदास न देख पाई थी। तुरंत बोली, तू क्यों दुखी होता है भुला? तूने तो ठीक घर भर देख कर ही पीले किए थे न बिटलो के हाथ। खेती बाड़ी थी, जवाई भी कुछ न कुछ धंधे में लगे ही थे, बाकी उसकी मर्जी। माँ ने भी आसमान को ताका। वहीं से ब्रह्मा भाग लिखते हैं बल। धरती पर तो पुनरावृत्ति होती है ना? मेधा ने कहा तो अकबकाए मामा ने मेधा के ओजस्वी चेहरे पर देखा था और अप्रत्याशित उसकी आंखों में उठे प्रश्नों का सामना न कर पाए थे। उनकी गर्दन झुक गई थी, बल्कि वह यह देख डर भी गए थे कि जिस प्रश्न को अपनी मरगिल्ली बीमार बेटियों की आंखों में खोजते रहे थे वह फन उठाकर यहाँ मिला था। मामा मेधा से बचने का प्रयास करने लगे थे। जब तक वह वहाँ रही थी विवाह का तामझाम निपट चुका था। मामा माँ को अपना स्वर्ग दिखाने ले गए। पीछे तीनों बहनें भी साथ में कोयल के घर गई थी। मामा गर्व से बता रहे थे, इतना बड़ा घर तेरे भला भुला ने अपने दम पर बनाया दीदी। बाबा का घर तो उजड़ चुका था। माँ तपाक से बोली थी, बाबा ने भी तो अपने ही दम पर हवेली बनाई थी भुला। तू भी जानता है कि बाबा राजमिस्त्री, बढ़ई, लकड़हारा, हलवाहा, किसान, मिठाई वाला, पत्थर तोड़ने वाला मजदूर, जानवरों का व्यापार करने वाला व्यापारी, कोल्हू में तेल पेरने वाला तेली, सभी कुछ तो थे। उनके जैसे गुण तो शायद ही पूरे हों तुझ में। मामा झेप गए थे और हाँ हूँ करते आगे बकरी भेड़ों के अबोरे में घुस गए। 50 बकरियां हैं दीदी और 10 भेड़ें। इनमें 2 बड़े लगोठे हैं जिनकी कीमत 20,000 है प्रति लगोठा। लेकिन कोई बात नहीं, मेहमानों के वास्ते इस एक की गर्दन कटनी ही है कल। आगे बड़े तवेले में दुधारू भैंसें, छानी के नीचे बसी जर्सी गाय। 15 लीटर दूध इसकी थनों में एक वक्त उतरता है। आगे दड़बे हैं मुर्गियों के। सरकार लोन दे रही है तो फायदा भी उठाएंगे हम गांव वाले। इधर ये खरगोश। अब नीचे उतर चलो। 2 सीढ़ियाँ, ये देखो बैलों की जूड़ियाँ। छप्पर के नीचे सफ़ेद हंस जैसे बड़े बड़े 2 जोड़ी बैल।
जिन्हें दूसरे गांव वाले भी अपने खेतों में हल जोतने ले जाते हैं और किराया देते हैं। माँ का सीना गर्व से फूल उठा। मेरा भुला, तूने तो बाबा जी का नाम रोशन कर दिया बल। मामा अनसुना कर आगे बढ़ते रहे। इधर अपनी देशी गाय और श्यामा और कजरी मामा को देख माँ माँ काली गाय रंभाने लगी थी, तो मामा ने उसके शरीर पर हाथ फेरा। जानती है दीदी, श्यामा अपनी कावेरी की वंशज है, जिसके एक थन को तू दूध दूहते समय मेरे मुंह में निचोड़ती थी। सच्ची भुला? माँ औचक देखने लगी श्यामा को और उसके सिर पर हाथ फेरती हुई आंखों से आंसू छलक पड़े। कावेरी तो हमारी माँ थी भुला, माँ तो चली मनुष्य चोले को छोड़, पर लौट आई थी कावेरी के रूप में। प्रकृति के खेल भी निराले होते हैं भुला। तीनों दीदी भुला की बात सुनकर हैरान थी कि आखिर दोनों के बीच इस कदर जुड़ाव। अपने भाई तो बहनों को राह का कांटा मानते हुए थे। दोनों का स्नेह दुलार जाने कब तक चलता यदि मामी धाद न मारती। तो कोयल अपने पिताजी को घर भेज दे। लगोठा लेने के लिए दूर के लोग बैठे हैं। मामा ने सुना तो चिल्लाकर बोले, कोयल की माँ, वह लगोठा देवी के नाम पर का ही समझो। दीदी, मेरी दीदी के वास्ते बलि दुर्गा, रान पट्टी चढ़ाऊंगा, प्रसाद बटेगा गांव भर में, समझी ना। माँ सातवें आसमान पर हो गई, लेकिन बड़प्पन दिखाने के लिए बोली थी, रहने दे भुला, बेच देना लगोठा, इससे इस कोयल का इलाज करा। देख ना कितनी दुबली है बेचारी, कोई बीमारी है, खाई जा रही है भीतर ही भीतर। कोयल लपक कर आगे बढ़ गई थी। शायद उसकी पीड़ा भी उतर आई थी, आंखों में मचलने लगी थी। एकाएक मामा की सारी खुशी उल्लास काफूर हो गया था। वहीं पत्थर पर बैठ चुके मामा को माँ ने बहुत कुरेदा। अपनी कसम दी तो फूट पड़े थे। मामा, कैसे कहूँ दीदी, अपनी कोयल पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। देवता ने बतलाया कि जिन्न लगा है लड़की पर, अजीब हरकत करती है, कोली के लड़के के साथ जंगल में घूमती है। अब तो इंटर पास भी कर लिया, फिर जाने कब दौड़ी चली जाती है उधर। दोनों साथ पढ़ते रहे बचपन से, आना जाना भी था। अपने बाप कमलू कोली के साथ हरामी का लोग कहते हैं यही ले गया था उसे ज्येष्ठ की दोपहर डुमगांठ। वहीं चिपट गया होगा जिन्न, वरना संस्कारों में पली लड़की ऐसी बेशर्म बेहया होती। छी! माँ के दमकते चेहरे पर डर की छाया कूद पड़ी थी। रिरिया कर बोली थी, पूजा नहीं का क्या? मामा बोल उठे, इस घर की खुशियों को ग्रहण लग चुका है दीदी। कितना रुपया तो इसी जिन्न की भेंट चढ़ गया। कभी खाडूड, कभी बकरा, कभी मुर्गा। थक चुका हूँ। देते इधर लड़की रिरियाती है, विवाह करूंगी तो सोमू कोली से ही। क्या कोई लड़की अपने समाज में ऐसी देखी थी कभी? डिमरी ब्राह्मण की बेटी कोली के संग। इच्छा होती है कि मरोड़ दूं दोनों की गर्दन, पर क्या जी पाऊंगा इसके बिना। फूट फूट कर रोते हुए मामा फिर बैठ गए थे। मेधा के सामने स्वप्नीली आंखों वाले सोमू का चेहरा घूमने लगा, जो उस पासपोर्ट साइज की फोटो में था, जिसे कोयल ने कांपते हाथों से एक अंधेरे कोने में मेधा की हथेली में थमाया था। जिसे देखते ही मेधा किलक उठी थी। वाह, लड़का तो एकदम हीरो सा लगता है। वो टीवी सीरियल के ना आना इस देश लाडो के कारण जैसा। मेधा ने कोयल का हाथ दबा दिया और
तो अंधेरा कोना कोयल की आंखों की चमक और चेहरे की दीप्ति के कारण रोशन हो गया। मोबाइल की रोशनी से कोयल का चेहरा पढ़ने लगी थी। वह मेरी मदद करो मेधा दीदी, मेरी मदद करो, पापा को राजी करो मेधा दी। निःशब्द कहे कोयल के मन की पीड़ा आंखों से ढुलक रही थी। सोमू पीसीएस की तैयारी कर रहा था मेधा दी, मेरी खातिर फौज में भर्ती हुआ। ओह मेधा, तू तो अभी तक यहीं बैठी है, पता है ने पहली बस छूट गई तो। माँ गुसलखाने से निकल झल्लाने लगी। तू जिंदगी भर आलसी रहेगी। मेधा उठी, नहीं जाऊंगी माँ। माँ की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। मगर क्यों? तू तो कोयल से बहुत स्नेह रखती थी ना। कोयल की मौत का अफसोस नहीं तुझे? जिंदा रहकर भी क्या करती माँ, रोज मरती, हर पल अच्छा हुआ, एक बार मर गई। मेधा की आंखों से दो मोटी बूंदें गिर उसके सीने में बिला गई। माँ उसे आंखें फाड़े देखे जा रही थी, आंखें फाड़े देखी जा रही थी। आपको कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि आपका ये कमेंट जो है, आपका ये सुझाव जो है, हमारा हौसला बढ़ाता है और मैं फिर से एक नई कहानी लेकर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।